What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टैंडर्ड आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर आज की डेट में कई सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा या खुद भी आप लोगों ने कई बार फील किया होगा कि जिस तरीके से जिंदगी को आप लोग जीते हो उसमें कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पर लेकिन कई बार आप लोग को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हो सकता है कि वो किसी को दुख भरे लगे, हो सकता है कि वो किसी को ऐसा लगे कि हाँ यार दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं, पर लेकिन ऐसे डिसीजन जो है वो जरूरी है। अगर जिस तरीके से आप लोग देखें, अगर माँ बाप हैं, बच्चे बोले कि हाँ हमको पढ़ना है बाहर जाकर, ठीक है, तो माँ बाप के लिए भी आसान नहीं होता है, बच्चों के लिए भी आसान नहीं होता है, पर लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है ना कि हाँ बाहर जाकर पढ़ना है, तो तभी जिंदगी अच्छे से बना पाएंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर लड़कियों के बारे में बात करें तो खासकर जैसे लड़का है तो वो उसको तो कहीं पर भी भेज देंगे पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, पर लड़की को नॉर्मली क्या करता है कि उसी एरिया में समेट कर रखते हैं, ठीक है। भले ही लड़की के अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी क्यों ना हो तो वो दिक्कतें देखने को मिलेगी, पर लेकिन उस टाइम पर थोड़ा सा अगर इंसान टफ होकर डिसीजन ले ले कि हाँ नहीं ठीक है, लड़की हो चाहे लड़का हो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो आप लोग कई सारी चीजें जो है वो आसान होती नजर आएगी, उसकी भी एक तरीके से एस्पायरेशन जो है वो पूरी होती नजर आएगी। तो इसलिए कई बार आप लोगों को सीखने के लिए थोड़ा सा टफ होना पड़ता है और फिर कंटिन्यूअस उसको लंबे समय तक करने के लिए काम को आप लोगों को नरम, एक तरीके से नहीं नरम भी होना पड़ता है और टफ भी होना पड़ता है। तो कुछ बातें ऐसी बताई जा रही है कि सीमेंट से भी एक सीख ली जा सकती है कि जोड़ने के लिए नरम होना पड़ता है। जब सीमेंट से कोई दीवार बनाई जाती है तो काफी नरम रहता है, पर लेकिन अगर वो दीवार कॉन्टिन्यूअसली जोड़े रखनी है तो फिर उसको सख्त होना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर सख्त होना और नरम होना दोनों लाइफ का पार्ट होना चाहिए, पर पता होना चाहिए कहाँ सख्त होना है, कहाँ नरम होना है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है लाइफ में अगर कुछ करना चाहता है तो देखिए उसके लिए नरम रहना चाहिए, पर लेकिन अगर गलत काम कर रहा है कोई तो उसके लिए सख्त रहना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्टिव इंसान को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, और अगर लग रहा है कि गलत काम करेगा ये इंसान, सही इंसान नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। जिंदगी में आप लोग ये अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग क्या करिए, अपनी आदतों के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मली दूसरे के इंसान के लिए तो सख्त हो जाते हैं, पर लेकिन आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने जो डिसाइड किया है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सोचते हैं छोड़ो यार कोई नहीं, हो गया चलो बाद में देख लेंगे। अपने लिए भी रवैया जो है ऐसा ही रखिए जिस तरीके से आप लोग दूसरे को चाहते हैं कि वो आपको देखे, यानी कि एक तरीके से आप लोग अगर चाहते हैं ना कि आप लोगों को दूसरा पर्सन देखे कि हाँ यार कितना डिसिप्लिन इंसान है, कितने अच्छे सारे काम करता है, पर लेकिन अकेले में जब रहते हो आप लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हो जिसमें डिसिप्लिन दिखते हो, तो अपने लिए ऐसा रवैया रखिए, अपने लिए भी थोड़े से टाइट रहिए, वरना आप लोगों का मन करेगा मोबाइल उठा लिया मोबाइल में लग जाओगे, आप लोगों का मन करा घूमने जाना आप लोग घूमने निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को भी आप लोगों को थोड़ा सा सख्त जरूर रखना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। आई होप की चीजें आप लोग समझोगे। देखिए प्रैक्टिकल चीजें रहती हैं लाइफ में, जितने अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे उतना ही ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। आज का मैथ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर यह है बेसिकली डेनाली, ये एक हाईएस्ट पीक है, पर्टिकुलर किस कॉन्टिनेंट के अंदर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि साउथ अमेरिका के अंदर, या फिर नॉर्थ अमेरिका, या फिर अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या है इसका? ए बी सी एफ डी। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के आंसर में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। डेली आप लोगों को एक मैप बेस्ड क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग ओनली उस क्वेश्चन को नहीं, आसपास वाले रीजन को भी जाकर मैप में निहारो और मैप को देखने की आप लोग की आदत बन जाए। और यही तरीका है मैप को सीखने का। अगर आप लोग सोचते हैं कि एक दिन देख लिया बस काम खत्म हो गया, नहीं, जिस तरीके से आप लोग को बॉडी पे से अगर फैट कम करना है, आप लोग को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को रेगुलर अपनी जिंदगी का पार्ट बनाकर चलनी पड़ेगी। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली आप लोग करते रहेंगे तो फिर आप लोग को अच्छी भी लगने लगेगी। वो स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोग को थोड़ी टफ लगे या बेकार लगे, तो उसको कंटिन्यूअस आप लोग को रखना है, ठीक है। कई सारे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे स्टार्टिंग में, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहे हैं वुमेन के बारे में, यानी कि वुमेन को अगर आर्मी में भेजना है, वुमेन को अगर एयरफोर्स में भेजना है, वुमेन को अगर नेवी में भेजना है, तो उसमें भेज तो हम लोग कई बार दे देते हैं, पर लेकिन क्या हम लोग उनको जो रोल मिलना चाहिए, मान लीजिए लड़ाई हो रही है, ठीक है, क्या कमबैक रोल के लिए भी हम लोग वुमेन को तैयार कर रहे हैं? अब तक जो भी स्टेप यहाँ पर उठाए गए हैं वुमेन के लिए, वो सारे स्टेप उठाए गए हैं कोर्ट के द्वारा। गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेप में जो है उस तरीके से रिजल्ट नहीं दिखाया जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। तो इसके चलते काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर ये बन जा रही है कि कैसे हम लोग को वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, कैसे हम लोग जेंडर जो प्रायोरिटी है उसमें हम लोग ध्यान रखें कि हाँ हम लोग वुमेन को भी साथ में लेकर चलना है। तो इस तरीके से देखें, लड़का और लड़कियों में भेदभाव आप लोग देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया। तो नॉर्मली सोसाइटी में है, हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी आप लोग को देखने को मिलेगी। लड़की के लिए दोगले स्टैंडर्ड आप लोग को देखने को मिलेंगे बेसिकली एज कंपेयर टू लड़के के। लड़के को सारी चीजें, लड़का कुछ भी बोल दे
इवन आप लोगों को देखने को मिलेगा लड़का किसी भी हद तक कोई भी काम क्यों ना कर ले, लड़के के साथ खून माप पर, लेकिन लड़कियों को इस तरीके से रखा जाता है कि हाँ ठीक है यार सही है, शादी हो जाएगी फिर दूसरे घर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा आज के डेट में। इवन अगर जो भी कहीं करने जाओगे लड़कियों की सैलरी कम रहती है, लड़कों की ज्यादा रहती है। ऐसी कंडीशन आप लोग देखते हैं, भले ही सैलरी कम हो उस कंपनी के अंदर में, पर इक्वल तो रहे ना लड़के और लड़की की। ऐसा नहीं कि लड़कों को ज्यादा दे रहे हैं लड़कियों को कम दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही लड़कियों को अंडरमाइन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर फोर्स में नहीं जाएंगी लड़कियां, जबकि लड़कियां खुद चाह रही हैं फोर्स में जाएं, तो उनको रोका जा रहा है। तो उस तरीके का माहौल तैयार करो ना, जो काम आज तक नहीं हुआ तो ये थोड़ी ना आगे भी नहीं होगा। नहीं, घर में से कोई नहीं गया पढ़ने के लिए बाहर, ठीक है, तो आप भी नहीं जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे हो सकता है किसी ने उस लेवल पर काम नहीं किया हो, सबको एक तरीके से कैसे तोड़ो, हो सकता है कोई बच्चा काफी ब्रिलियंट हो सकता है आगे बहुत अच्छा नाम रोशन कर दे। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। और टीचर और पेरेंट्स को ये चीजें काफी अच्छे से समझनी चाहिए खासकर। तो इसी के बारे में बात करें, सोसाइटी में भी इसके लिए हम लोग को चेंज लाना चाहिए। तो कई सारी बातें एक एक कर जानेंगे, आप लोगों के माइंड में याद होगा ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहा हूं। आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वुमेन के बारे में अभी बात करें तो हमारी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि वुमेन को भी यहां पर एक तरीके से काफी ज्यादा फाइट करना पड़ता है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर खासकर बात करें तो एक तरीके से एक तो लड़ाई उनको बैटल ग्राउंड में लड़नी पड़ेगी आर्मी के लिए जब यहां पर जाएंगी। एक फिलहाल वो खुद ही लड़ाई लग रही है अपने आप को उस पोजीशन पर ले जाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले हमारी कंट्री में शॉर्ट सर्विस कमीशन तक ही वुमेन को सीमित रखते थे, पर लेकिन अभी यहां पर परमानेंट कमीशन भी अलाउ कर दिया गया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नॉर्मली 14 ईयर तक की एज के लिए यहां पर रखा जाता है, 14 ईयर के लिए, पर लेकिन परमानेंट कमीशन के लिए यहां पर इसको बोला जाता है कि जो रिटायरमेंट एज होती है उस तक अलाउ किया जाएगा। तो ये कब हुआ, जब फरवरी के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तब इनको अलाउ किया गया। उससे पहले अलाउ नहीं किया जा रहा था। उससे पहले वुमेन को जो है वो कमांडिंग पोस्ट जो होती है, कॉम्बैट यानी कि जो लड़ाई वाली पोस्ट होती है, वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब चीजें जो है वो आराम से सुधर रही हैं और महिला को भी उस लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है जिस पर मेन जो है वो काम करते हैं। तो अब तक जो था सारी जगह सिस्टम जो था वो पुरुषों के हिसाब से था, अब महिलाओं के हिसाब से भी इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस ये बबीता पूनिया और अदर्स का जो केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, इसने बोला कि सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है महिला जो है आर्मी के अंदर में, और किया भी गया है उनके द्वारा। जब 1992 से जब से चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया तब से चीजें आगे भी निकल कर आई है। तो आगे भी चीजों को हम लोग को लेकर चलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलनी चाहिए आर्मी के अंदर भी। और ये आप लोग क्यों कैसे रोक सकते हैं जब हमारा संविधान नहीं रोकता है। अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे तो पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। कहां से लेके कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, इसमें दो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप लोग बात करें। एक तो हो जाता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कई सारी बातें करेंगे। एक है यहां पर राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू इक्वलिटी जो रहता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक रहता है, और राइट टू फ्रीडम जो रहता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक रहता है। तो ये दो आर्टिकल यहां पर अभी मेंशन किए गए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं ये आर्टिकल क्या क्या बातें करते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी बेसिकली बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन होनी चाहिए लॉ के थ्रू। ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अगर इंसान है और इंडिया के अंदर रहता है तो उसको एक ही तरीके से ट्रीट करना है, ये नहीं कि भेदभाव उनके अंदर होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर भेदभाव, तो ऐसा नहीं होना चाहिए लड़का और लड़की में। इसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यार ये तो हिंदू है इसको अलग करो, ये मुस्लिम है इसको अलग करो, ये सिख है इसको अलग करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कास्ट के नाम पर, या कहां पर पैदा हुआ है, अच्छा ये ना नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है इसको साइड में करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं पर भी हो, इंडियन बाउंड्री अगर इंडिया फिजिकल बाउंड्री के अंदर है तो उस इंसान को एक तरीके से किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना चाहिए। आर्टिकल 16 देख लो, आप लोग खुद बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। जब आप लोग यहां पर बात करें मेल के लिए और फीमेल के लिए, तो मेल को तो आप लोग कह रहे हैं कि हर जगह आप लोग अलाउ कर दो, पर लेकिन जब फीमेल के बारे में बात आती है तो आप लोग उनको अलाउ नहीं करते हो, आखिर क्यों? तो ये गलत बात है। इस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब हमारा संविधान भी बोल रहा है, उसने लिखा नहीं है कहीं पर भी कि भैया मेल को यहां पर भेजना है, फीमेल को यहां पर भेजना है, तो फिर आप लोग क्यों इस तरीके से आप लोग इनमें एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सब 17 आर्टिकल के बारे में याद रखिएगा, और 15 आर्टिकल के बारे में याद है, एक मूवी बनी थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, टाइम मिले तो देखना जरूर, ऐसी मूवी जरूर देखा करो जो सोसाइटी के इशू के बेस होती है, ठीक है। इससे आप लोग कंटेंट मिलता है लिखने के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, आप लोग कई सारे फायदे इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी मूवी बैठकर देखने लगो, ठीक है। अभी एग्जाम आ रहा है, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आप लोग एक तरीके से पैटर्न बना सकते हैं। वीक में कम से कम एक ऐसी मूवी देख लो जो कि आप लोगों की पढ़ाई को फायदा पहुंचाए। गांधी जी के ऊपर मूवी है, इस तरीके से अंबेडकर साहब के ऊपर कोई मूवी है, इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस के साहब के ऊपर कोई मूवी है। तो इन मूवीज को देखो आप लोग टाइम निकाल के, आप लोग चीजों को समझ
पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे क्या क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है। आयुष्मान खुराना की कई सारी मूवी है जो कि इशू के बेस पर होती है, ठीक है। अगर बात करें, उन्होंने जैसे कि गे कम्युनिटी के लिए मूवी बनाई थी, तो उसके ऊपर इशू भी चल रहा है अभी। सेक्शन 377 के बारे में बात कर ले, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया उसको ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें एक तरीके से मूवी की फॉर्म में अगर आप लोग समझ लेंगे तो सोसाइटी में जिस समझ में आ जाएगा कि क्या चलता है, तो इसलिए आप लोग इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस जरूर दिया कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ में रिवीजन करते रहना, ठीक है। एग्जाम पास में आ रहा है, रिवीजन जरूर करते रहना। बात करें यहाँ पर आर्टिकल 16 के बारे में, बोल दिया मैंने, अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पर इक्वल। आर्टिकल 70 बोलता है अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर प्रोफेशन कर रहे हैं कि हाँ ये तो यार उस कास्ट उस कम्युनिटी का, इसको साइड में रखो, ठीक है। हम लोग अपर कास्ट है, ये वाले लोअर कास्ट है। ये सब फालतू की चीजें। हर एक इंसान एक ही तरीके से पैदा होता है और जब मरता है तो यहाँ से धरती पर से एक ही तरीके से निकलता है। तो इसको इस तरीके से देखना, ये अनटचेबल है। तो ये सारे इंसानों के द्वारा बनाई गई कुरीतियां हैं। कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट नहीं होती है। जब एक तरीके से कहते हैं कि जब इंसान के जब लास्ट क्षण आते हैं तो सब इक्वल हो जाता है जरा सी देर में। पर लेकिन सोसाइटी में अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए तो इंसान जो है डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, नॉर्मली अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके पास में एक छोटा सा नॉर्मल फोन है, कोई पर्टिकुलर दूसरा पर्सन वो आईफोन लिए बैठा है, तो सबसे पहले वो अपने हाथ में आईफोन रखेगा, उसको दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। और इसको एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने की भी कोशिश की जाती है। कई सारे इस स्टैंडर्ड के चक्कर में मारे जाते हैं। चलिए मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है या फिर कोई ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं, जैसे कोई एक ऐसा काम कर रहा है जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है। चलिए मान लीजिए जैसे कि आप लोग किसी भी इंसान के बारे में बात करिए, उसे आईफोन की जरूरत है क्योंकि सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड कराता है। नॉर्मली आज के डेट में अपने देश में अगर आप लोग बात करिए, आज की डेट में अपनी कंट्री के अंदर बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने भी कई सारे लोगों से बात की है, कई सारे फ्रेंड है, ये बोलते हैं यार इसलिए आईफोन रखना पड़ता है, जहां पर कंपनी में काम करते हैं उनके पास में आईफोन है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि एक स्टैंडर्ड दिखाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप का स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए भी। मैक्सिमम लोग जो है दिखावे के लिए चीजें आप लोग को ऐसे देखते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये रियलिटी में आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा, ठीक है। वरना इंसान जो है अगर आवश्यकताओं के हिसाब से चीजें लेकर चले तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो लाइफ में से वैसे ही दूर हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, ठीक है, उसको आईफोन की क्या जरूरत है? स्कूल में पढ़ रहा है, उसका कौन सा डेटा चोरी हो रहा है वहां पर, वो कौन सा उसका रो का एजेंट है वहां पर कि उसको आईफोन दिलाना चाहिए? पर नहीं, ठीक है आईफोन लिए घूम रहा है, ठीक है। एक तरीके से माँ बाप की कमाई है, अरे आईफोन खरीदना है, एप्पल की वॉच खरीदनी है, मैक खरीदना है, ये सारी चीजें अपनी कमाई से खरीदो ना। माँ बाप की कमाई जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगाओ। पर लेकिन अगर ये चीजें आप लोगों को स्टार्टिंग में मिल जाती है, आगे कोई एम्बिशन ही नहीं रहते, सारी चीजें तो मिल गई है, अब बच्चे क्यों पढ़ेंगे, क्या करेंगे? सारी चीजें तो उनको मिल रही है लाइफ में, बोलते एक बार एंजॉयमेंट मिल गया उनको सारी चीजों का। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। मैं एक बार रोनाल्डो के बारे में पढ़ रहा था कहीं पर, तो उनके द्वारा बेसिकली अपने बच्चे के जो फोन है उनसे फोन छीन लिया गया बच्चे से और बोला कि बिना फोन के ही तुम काम करोगे, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर गांव में जहां पर रहता था रोनाल्डो पुराने टाइम पे, तो वहां पर जाकर उसको दिखा के लेके आया कि देखिए ये थे मेरे दिन। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को दिखाना चाहिए कि जो तुम्हें ये चीजें मिल रही है ना, ये चीजें ये किसी ने अपनी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम इन चीजों के पीछे गवाया है, तब जाकर तुमको ये चीजें मिल रही है। बच्चों को ये चीजें फील करानी चाहिए हमेशा, ताकि उनको ये पता चलता रहे कि नहीं ये तो सबको मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये फीलिंग जब आनी स्टार्ट होगी तो समझेंगे इंपॉर्टेंस कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। तो वो चीजें होनी चाहिए नॉर्मली। ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो है बच्चों को एक तरीके से उसने बोला कि हाँ इस तरीके से आईफोन दे दो तो आईफोन दिला दो। देखिए अगर किसी को पढ़ना है, पढ़ने के लिए उसको किताब चाहिए तो उसको किताब दिलाओ, पढ़ने के लिए उसको बाहर जाना है तो उसको पढ़ने के लिए भेजो, अच्छी जगह से एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन दिलाओ, वो सारी चीजें समझ में आती है। पर लेकिन वो बोले बाइक चाहिए, आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए मुझे, तो ये फालतू की चीजें होती हैं। ये बच्चे का दिमाग खराब करेंगे, उसको स्टेबल नहीं होने देंगी माइंड को। वो वाली चीजें कभी भी, फालतू की विश कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए, वैलिड विश पूरी करनी चाहिए। और एक बार ये वाली चीजें कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया फालतू की विश, उसको लगेगा तो कि पापा मम्मी पापा तो जिन है, जब भी बोलो जो हुक्म है मेरे आका, सारी चीजें सामने आ जाती हैं और बस काम खत्म हो गया। तो वो सारी चीजें थोड़ा आप लोगों को बचना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है। तो एक तरीके से अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग आती है, क्या ये इंसान आईफोन नहीं ले रहा है, ये इंसान आईफोन ले रहा है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करो। मैं तो हमेशा यही बोलूंगा, जो मुझे लगता है होना भी चाहिए। अगर ऐसी ऐसी चीजें आप लोग खरीदनी है तो हमेशा अपनी कमाई से खरीदो, ना कि माँ बाप की कमाई से। तो इसलिए यहां पर हमेशा कोशिश करो कि आप लोगों को मोटिवेशन भी होना चाहिए, हाँ अपनी जॉब लगेगी तो ये करेंगे, पर लेकिन माँ बाप ने पूरी कर दी तो फिर मोटिवेशन ही कहां रह गया, ठीक है। सारी चीजें तो मिल गई है। आर्टिकल 18 जो है ये इंपॉर्टेंट है काफी। जैसे कि मान लीजिए किसी को भारत रत्न मिल गया, ठीक है, किसी को कोई पर्टिकुलर एक टाइटल मिल गया, वो उसको लगाकर घूम रहा है कि हाँ मैं ये हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइटल अबोलिशन है हमारी कंट्री में। ऐसा नहीं कि लोगों के अंदर पहले राय बहादुर हो गई है, ठीक है, तो एक तरीके से टाइटल लग जाता था, लॉर्ड लगाते थे यहां पर गवर्नर जनरल सॉरी, कई सारे गवर्नर जनरल अपने सामने लॉर्ड लगाते थे, तो वो सारी चीजें। तो टाइटल अबोलिशन के बारे में बात कर दी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये सारी हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं इक्वल, जो बेसिकली इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं,
तो अगर हम लोग वुमेन को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उनका इक्वलिटी का हक छीन रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो यहाँ पर बात करता है, ये आर्टिकल 19, ये एक्स्ट्रा है आप लोगों को, बस वहां पर आर्टिकल ये लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर अलग से चैप्टर भी है पूरे पॉलिटी के अंदर, तो रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी के अंदर जो भी लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, कई सारे बच्चे, एक बच्चे हैं जो कि यहाँ पर डेली लगभग 3-3 4-4 बेसिकली लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है अगर रिवीजन करना है तो चाहिए तो रिवीजन जरूर करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन दो चीज ऐसे हैं जो लाइफ में आप लोग कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए। अगर ये चीजें आप लोग छोड़ देते हैं तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो इनको पार्ट बना लीजिए लाइफ का। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पर पहला ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोगों के पास में है, इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए। आर्टिकल जो यहाँ पर 19 का सेकंड पार्ट है, बोलते हैं असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, यानी कि आप लोग असेंबली कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, पर लेकिन हथियार लेकर नहीं, कि पता चला वहां गोलीबारी होगी स्टार्ट। एसोसिएशन आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी में आप लोग कि ये किसानों का यूनियन हो गया, ये मजदूरों का यूनियन हो गया, अपने हक को आगे लिखाने के लिए आप लोग यूनियन भी बना सकते हैं। इसी के साथ में फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी आप लोग जा सकते हैं जहां पर भी आप लोग का मन करे। ऐसा नहीं कि आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो बिहार नहीं जाएंगे, और बिहार के हैं तो आप लोग महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र के हैं तो आप लोग तमिलनाडु नहीं जाएंगे, जहां मन करे जा सकते हैं। संविधान आप लोग को हक देता है, आप लोग कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी जाकर आप लोग अपना काम कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग रह सकते हैं, ये भी आप लोग कोई नहीं रोकेगा। घूम भी कहीं पर सकते हैं, रह भी कहीं पर सकते हैं, और कहीं पर भी जाकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों को लगता है काम करना है, ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, कोई आप लोगों को नहीं रोकेगा। तो इस तरीके से अगर वुमेन को आप लोग रोक रहे हो तो उनके ये सारे राइट तो आप लोग उनका छीन रहे हो, तो यहाँ फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 32 जो है ये डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं अपने हक को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये वाली समझाने की बातें यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो आर्मी के अंदर भी इस तरीके से महिलाओं को आप लोग किसी भी तरीके से उनकी अपॉर्चुनिटी उनसे नहीं छीननी है। अगर बात करें यहाँ पर आर्मी के बारे में, तो वुमेन जो है एक तरीके से कोर्ट के चक्कर लगा रही है। अभी फिर से इशू जो पहुंच रहा है इंप्लीमेंट करने का, तो सिस्टमेटिक इशू निकल कर आते हैं, अच्छा इंप्लीमेंट करना है तो ये दिक्कतें आ गई। अगर कोई भी काम आप लोग करना स्टार्ट करोगे, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कहीं बाहर रूम लिया, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे रूम लिया तो रूम लेने के बाद में सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती, आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या पंखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यहाँ पर, आप लोग को देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर चीजें सही तरीके से चल रही है। आप लोग मार्केट में से जाकर छोटी छोटी चीजें भी खरीद कर लेकर आओगे, कई बार लगेगा पास में मार्केट नहीं है, कहीं पास में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी। पता चला कहीं डॉक्टर की दुकान नहीं है, आसपास में मेडिकल स्टोर नहीं है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से चीजें भी आप लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी। इसी तरीके से अब तक आर्मी में वुमेन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उनको अलाउ नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में देखिए प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, कि किस तरीके से उनके लिए एक फेवरेबल माहौल बनाना है, तो उसी के ऊपर तो काम करना है। तो यहाँ पर एक और स्टेप, यहाँ पर वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को बताया, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोर्ट के द्वारा भी अभी इंटरिम ऑर्डर दिया गया है कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो 5 सितंबर को पेपर हो रहा है उसमें यहाँ पर महिलाओं को अलाउ करना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एनडीए जो होता है वो 12वीं के बाद होता है, आप लोगों को पता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो एनडीए में अगर जाएंगे तो फिर उनको वहां पर 3 से 4 साल तक आप लोग को देखने को मिलेगा, पढ़ाई उनकी कराई जाएगी कंडक्ट, उसके बाद में फिर ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट में बोलूं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कराई जाएगी। पर लेकिन क्या वहां पर लड़कियों के लिए माहौल है ऐसा फेवरेबल कि हाँ वहां पर लड़कियां पढ़ सके, तो उसके बारे में एक और स्टेप यहां पर हो गया। सीडीएस के थ्रू वुमेन जा रही है तो उसके थ्रू हो गया। अब तक क्या था, ओटी जो ओटीए होता है, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जो होता है, उसके थ्रू यहां पर वुमेन ज्वाइन कर रही थी। पर लेकिन अब एनडीए और सीडीएस के थ्रू प्रॉपर वे में आगे जाएंगे तो कमीशन्ड ऑफिसर बनेगी, परमानेंट कमीशन कैटेगरी में आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और कैटेगरी यहां पर स्टार्ट कर दी गई है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग को फॉलो करके चलना चाहिए। तो ये एक सही डायरेक्शन में एक सही स्टेप है यहाँ पर। ये अगर बात करें, कई सारे और डायरेक्टिव्स यहाँ पर हैं, ऑर्डर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली, कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं ना, अभी यहाँ पर जो अभी कंडीशन जो अभी केस है, इसको और फ्यूचर में अभी यहाँ पर 8 सितंबर को भी इसके ऊपर हियरिंग होगी, और अच्छे से केस के बारे में क्या क्या चीजें उसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे, फर्दर जो ऑर्डर निकल कर यहाँ पर आएंगे। अभी फिलहाल तो ऑर्डर ये दिए गए कि जो 5 तारीख को ये पेपर होगा, इसको सितंबर को इसमें वुमेन को, इसमें खासकर जो लड़के हैं उनको अलाउ किया जाए। ठीक है, तो ये बात यहां पर की जा रही है। अगर सोलिसिटर जनरल जो है यहाँ पर ऐश्वर्या भाटी, ठीक है, तो इनके द्वारा बात करें तो ये अपर है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, और एक तरीके से जो इंडियन आर्मी की साइड से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी जो है एक पाले में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको ये लगता है कि वुमेन के लिए काफी कुछ एक तरीके से चेंज करना पड़ेगा अगर वुमेन को अभी अलाउ करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो डिसीजन है अभी देखते हैं कैसे होना है। इस पर अब तक अलाउ नहीं करता है वुमेन को एनडीए का एग्जाम देने के लिए, तो अभी उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर चीजों को अलाउ किया जाता है। जस्टिस संजन जो यहाँ पर किसान कॉल, इसी के साथ
में यहाँ पर ये हरिकेश रोय, इनके द्वारा भी यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई कि सेंटर और आर्मी जो है यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू अगर लेंगी तो ही चीजें सोल्व होंगी, वरना इस तरीके से तो यार पहले सती प्रथा भी होती थी ना, यहाँ पर महिलाओं को जलाया जाता था और दुनिया भर की कुरीतियां चलती थी। पर लेकिन आजकल में चीजें चेंज हो रही है ना, तो उसी के हिसाब से चीजों को चेंज करना चाहिए। तो कब तक डिस्क्रिमिनेशन करते रहोगे जब संविधान भी इसको अलाउ नहीं करता है? तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो जो बेंच है उसने सीधा सीधा ये बोला कि वुमेन को आर्मी ज्वाइन करने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अब तक था तो आगे नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए यहां पर बोला गया बेसिकली आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ये पर्टिकुलर राइट टू इक्वलिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसमें ऑलरेडी आप लोग हनन डाल रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं ना उनके, तो ये तो चीजें अलाउ नहीं है, तो इनके बारे में ध्यान आप लोगों को देना पड़ेगा। इसी के साथ में बात करें तो यहां पर कुछ काला के बारे में आप लोगों से बात की, तो परमिशन की बात की जा रही है एनडीए के एग्जाम के लिए, तो ये वुमेन को अलाउ किया जाना चाहिए, इसके चलते आगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो कई सारे हर्डल अभी हैं, ऐसा नहीं है कि आसानी से यहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर वुमेन को पहुंच रहे हैं, यहां पर अभी कई सारे हर्डल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन्हीं को दूर करने की बात यहां पर की जा रही है। तो उसी के चलते यहां पर जो जेंडर पैरिटी के बारे में बात की जा रही है, आर्मी के अंदर किस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। और अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा भी हुंकार लगा दी यहां पर कि सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए वुमेन को अलाउ किया जाएगा, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो परमिशन ग्रांट की जाएगी वुमेन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी गर्ल्स के लिए, खासकर सैनिक स्कूल के अंदर में। अच्छा, मैंने कल ही आप लोगों को ये बेसिकली पढ़ाया था यहाँ पर नैनो मैगजीन के अंदर, सैनिक स्कूल जो होते हैं वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी बन जाए तो आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जानी सारी बातें इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करें बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है और ये न्यूज में क्यों आ गया फिर से, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो अगर बात करें बेसिकली काफी सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, खासकर हमारी कंट्री से रिलेटेड, वेस्ट एशिया से रिलेटेड, वहां पर काफी आप लोग देखिए ये ऐसा एरिया है जहां से हम लोग काफी लार्ज स्केल पर अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इस एरिया में शांति रहती तो काफी अच्छा रहेगा, तो इसी एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो वेस्ट एशिया में कैसे काम कर सकते हैं, तो हमारी कंट्री के रिसेंटली अभी जो एयरफोर्स चीफ है, ठीक है, जो एयरफोर्स चीफ है यहाँ पर आर.के. भदौरिया, वो भी यहाँ पर विजिट पर गए थे अभी कुछ दिनों पहले इजराइल की, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में और भी कई सारी विजिट होने वाली है, इससे पहले यूएई की विजिट पर गए थे। तो कैसे मिलकर हम लोग इन कंट्री के साथ में काम कर सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, किसके बीच में साइन किया गया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। चले, क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब यहां से बन गया। अब्राहम अकॉर्ड जो है यहाँ पर ये इजराइल, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, और यहाँ पर इनके बीच में साइन किया गया। बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है कि यूएसए ने यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि ये कंट्री जो है मिलकर काम करेगी आने वाले टाइम में, और 26 साल का बेसिकली आप लोग जैसे पहली बार 26 साल में यहाँ पर एक पीस डील साइन की गई। यानी कि अरब कंट्री अब तक जो थी वो पैलेस्तीन के साथ में हुआ करती थी, पर लेकिन फिलहाल इजराइल के साथ में भी अपने नॉर्मल रिलेशन बना रही है। तो आने वाले टाइम में ये बात की जा रही है कि इजराइल और पैलेस्तीन ये यहाँ पर इनके जो इशू है उनके उस ऊपर जो है जो आप लोग को देखने को मिलेगा, इजराइल के साथ में भी कंट्री जो है नॉर्मल रिलेशन बना रही है। अब तक उस पर नॉर्मल रिलेशन नहीं बनता था। प्रीवियसली ऑलरेडी यहां पर इजिप्ट जो है वो फर्स्ट अरब कंट्री थी जिसने इजराइल के साथ में पीस डील साइन की गई 1979 में। इसी के साथ में जॉर्डन सेकंड कंट्री बनी 1994 में, ठीक है। अब यहां पर आकर और कंट्री ऐड हो गई यहां पर, जैसे कि यूएई हो गया, बहरीन हो गया, तो ये कंट्री पे आगे निकल कर आ रही है। तो इसके चलते क्या होगा यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर अपनी एम्बेसी एक्सचेंज करेंगी, एम्बेसडर भेजेंगी कंट्री में, जो कि अब तक स्टेब्लिश नहीं किया गया था। और कई सारे सेक्टर में, टूरिज्म के फील्ड में बात करें, हेल्थ केयर के, सिक्योरिटी के फील्ड में मिलकर काम करेंगी। कई सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पर इजराइल के अंदर में जो कि मुस्लिम कम्युनिटी घूमना चाहती है, ठीक है। तो उसके चलते उनको अलाउ किया जाएगा ताकि रिलीजियस के चलते भी एक दूसरे के साथ में टूरिस्ट बढ़े, ठीक है। तो रिलीजन के नाम पर भी टूरिज्म बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आए। तो ऐसी कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसी मुद्दे को आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पर अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है इसमें, अगर वेस्ट एशिया में बात करें तो जियोपॉलिटिकल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन है इंटरनेशनल रिलेशन में आज के दिन में अगर बात करें
तो खासकर जो हमारी कंट्री की पोजीशन है, खासकर अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बाकी बात करें तो साउथ एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, तो इस तरीके से देखिए सब एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने रिलेशन अच्छे करने के मूड में रहते हैं। एक तो ये सारा जो एरिया है ना, ये एनर्जी रिच एरिया है। क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगा, पर लेकिन सबसे ज्यादा अशांति भी आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगी। तो ये सऊदी अरेबिया हो गया, ये ओमन हो गया, ये यूएई हो गया, ये बहरीन हो गया, ठीक है, ये ऊपर ईरान हो गया, यहाँ पर इराक हो गया, ये सीरिया हो गया, यहाँ पर इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, ये पैलेस्तीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इजिप्ट हो गया, ये यमन हो गया। तो इन एरिया के बारे में आप लोगों के माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतनी ही अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अभी अगर बात करें एनर्जी के फील्ड में बात की जा रही है, तो एनर्जी को लेकर हम लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। 80% के करीब हम लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं बाहर से, ठीक है। तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अकाउंट करती है 34% वर्ल्ड का प्रोडक्शन, और 45% जो वो एक्सपोर्ट किया गया है, और 48% जो ऑयल जो यहाँ पर रिजर्व इन्हीं के पास में है। यानी कि एक तरीके से ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है अगर उस तरीके से हम लोग देखकर चलते हैं। तो इस चीज के ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए, क्या कैसे हम लोग इसको ढंग से लेकर आगे और बढ़ सकते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी, अगर आप लोग इसको समझ पाएंगे तो इसी को आगे लेकर चलने की, इसी को समझने की यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि सिचुएशन को हम लोग अच्छे से सुधार सकें, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि आप लोग को याद रखना है। देखिए अगर बात करें किसी भी कंट्री के साथ में अगर हम लोग अच्छे रिलेशन बना पा रहे हैं, तो इसके चलते हम लोग काफी अच्छे से चीजों को आगे लेकर चलेंगे और कंडीशन हम लोग नॉर्मल कर पाएंगे, और जितनी कंडीशन हम लोग नॉर्मल कर लेंगे उतना ही ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग फिर चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे, ताकि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बने रहें एक दूसरे के साथ में कि एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कभी भी हम लोग को कोई टेंशन देखने को ना मिले। यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो जरूरी है। हमारे देश में इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम लोग को ये सारे काम करने ही करने पड़ेंगे कि इनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर हम लोग को रखने हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है, बोला ना कि 80% बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर डायस्पोरा काफी लार्ज स्केल पर, केरला से खासकर अगर बात करें, यहाँ पर अरब वर्ल्ड में काफी सारे लोग जाते हैं। हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अचीव करती है, तो इसलिए हमारी कंट्री में जो रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस क्या होता है, जब बाहर हमारी कंट्री का कोई पर्सन जाता है, वहां पर कमाता है, फिर अपने देश में वापस भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेमिटेंस भी हमारे देश में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर वेस्ट एशिया वाला पोर्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर तरीके से, अगर आप लोग इसको देखिए। अभी रिसेंटली अगर बात करें, जायद तलवार एक नेवल एक्सरसाइज देखने को मिली थी यूएई और इंडिया के बीच में, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा आप लोगों से, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये इंडिया और यूएस जो यूएई है उसकी नेवली के जो उसकी एक तरीके से नेवल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, खासकर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू इन सब मुद्दों पर। दिसंबर 2020 में इंडियन आर्मी जो चीफ है ये एमएम नरवान, ठीक है, तो ये यहाँ पर विजिट गए थे यहाँ पर यूएई और सऊदी अरेबिया की, तो पहली बार आर्मी चीफ यहाँ पर जा रहे थे। तो डिफेंस के मामले में हम लोग अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो वेस्ट एशिया में काफी एक इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो हम लोग का एसोसिएशन अपना बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अभी आगे नहीं आए, देखिए आप लोग क्या कहते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला काम होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे तो कोई और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर चला जाएगा। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी को लिए तैयार रहना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो ये जरूरी भी है जिसका आप लोगों को पार्ट बनकर चलना चाहिए। तो हमेशा इसको इस तरीके से लेकर चलना चाहिए कि हाँ यार ये अपॉर्चुनिटी इसमें से क्या लिया जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है, तो उस वाले टेंडेंसी में रहना चाहिए। तो यूएसए ने कोशिश की यहाँ पर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में काफी अच्छा डोमिनेशन यूएसए का देखने को मिलेगा। रशिया ने उतनी अच्छी कोशिश नहीं की, तो रशिया ने लेस यहाँ पर मनी इन्वेस्ट की, तो रशिया का उतना अच्छा डोमिनेशन नहीं है। चाइना काफी अच्छे से यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, आज के में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, चाहे यूएई हो, चाहे इजराइल हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, तो चाइना काफी अंदर तक यहाँ पर घुसता हुआ जा रहा है। तो इंडिया को भी अभी पीछे नहीं हटना चाहिए, इंडिया को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस अगर कुछ थोड़ा कम करना है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो इंडिया को भी आगे आना चाहिए और अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर इंडिया को भी आगे आना चाहिए, इस तरीके से पीछे रहकर काम नहीं चलेगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि जियो पॉलिटिक अरेंजमेंट यहाँ पर जो भी है मिडिल ईस्ट के अंदर जो चेंज हो रहा है, तो इंडिया अपना फुटप्रिंट यहाँ पर रखे और इस तरीके से यहाँ पर चीजें नॉर्मल हो पाएगी। यानी कि इंडिया को पीछे नहीं रहना है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग बताइए। इस तरीके से यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड को भी यहाँ पर कितना हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम लोग उसको भी देख रहे हैं, खासकर अपने रिलेशन कैसे अच्छे इन कंट्री के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसके लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज ए बेटर एक्सपीरियंस देन सेंसस टू कैप्चर द पॉपुलेशन डेटा, ठीक है। तो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का जो डेटा है उसको कैप्चर करना है, तो सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, कास्ट कैसी है, उसका एक सेंसस तैयार होना चाहिए। तो एक जनगणना बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जनसंख्या के जो आंकड़े हैं आप लोगों के सामने, तो सामाजिक, आर्थिक और जाति के बेस पर आप लोगों के सामने आएंगे, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग चीजों को यूटिलाइज कर पाओगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर ये मुद्दा न्यूज में क्यों है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा।
बेसिकली हमारे देश में अभी पार्लियामेंट के अंदर कई सारे मुद्दे देखने को मिले। उसमें जो मुद्दा निकल कर आया कि हमारी कंट्री में एक तो रिजर्वेशन जो है, जो कि अब तक देखिए 50% रिजर्वेशन से ऊपर आप लोग नहीं बढ़ सकते, हालांकि 10% और ला दी यहाँ पर, जो कि आप लोग बोलते हैं यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहां पर ये लाया गया। अगर हमारे संविधान में आप लोगों से पूछे कि किसके बेस पर अब तक जो है हम लोग प्रोवाइड कराते थे रिजर्वेशन, तो वो सोसाइटी और एजुकेशन के बेस पर प्रोवाइड कराते थे। यानी कि सोशली एक पिछड़ा हुआ वर्ग है सोसाइटी में अगर बात करें, और आर्थिक रूप से अगर बात करें तो ये इसका फंडा नहीं था रिजर्वेशन का। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से अगर कोई पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के पॉइंट ऑफ से अगर पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते थे। आर्थिक रूप से क्यों नहीं प्रोवाइड कराते थे यार? आर्थिक रूप से हमेशा कोई ना कोई इंसान ना पीछे रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आज के डेट में आप लोगों के पास में नैनो गाड़ी है, ठीक है, और किसी के पास में आज के डेट में मान लीजिए होंडा सिटी है, आगे चलकर ये आप लोग आज के डेट में लगेगा कि यार ये गरीब है क्योंकि इसके पास में नैनो, इसके पास में होंडा सिटी है। आगे चलकर सामने वाले ने ले ली मर्सिडीज, आप लोगों के पास में होंडा सिटी आ गई, तो ये लगेगा कि हाँ यार इसके पास में ये तो अभी भी यहाँ पर गरीब है। वो चलकर और कोई यहाँ पर गाड़ी ले ले बड़े वाले, पता चला उसने हवाई जहाज ले लिया, आप लोगों के पास में उसने अपना हेलीकॉप्टर ले लिया प्राइवेट, आप लोगों के पास में मर्सिडीज आ गई। कंपेरेटिवली अभी आप लोग गरीब देखने को मिलेंगे। तो अमीरी और गरीबी जो है हमेशा कंपेरेटिवली देखने को ही मिलेगी, आप लोग उसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बोल सकते हैं कि 100% एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा दी, तो वो आप लोग बोल सकते हैं सोसाइटी में डेवलपमेंट हो गया, वो आप बोल सकते हैं। पर लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से देखकर चलोगे तो कभी भी आप लोग इक्वलिटी नहीं लेकर आ पाओगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन देने की बात ही नहीं की, क्योंकि उनको पता था वरना रिजर्वेशन एक परमानेंट सोल्यूशन बन जाएगा और परमानेंट एक तरीके से सोसाइटी का पार्ट बन जाएगा। तो उनका जो डर था वो साबित हुआ। आज के में देखिए हम लोग रिजर्वेशन जो है, बोला तो ये कहा था कि 10 साल तक, लगभग 10 से 12 साल आप लोग रखिए रिजर्वेशन को, फिर हटा दीजिएगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। पर लेकिन रिजर्वेशन इतना पार्ट बन चुका है आज के में, रिजर्वेशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आधे राज्य तो ये चाह रहे हैं कि 90-100% रिजर्वेशन रहे अपने ही एरिया में, अपने ही लोगों का। तो यहां तक चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अभी हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर जो एक कमेटी बनाई गई, आप लोग उसका नाम बताइएगा, उसमें ये बोला जा रहा है कि ओबीसी के अंदर अगर रिजर्वेशन देना है तो उसके अंदर आप लोगों को सब कैटेगराइजेशन करना है, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर जो कि इस पर्टिकुलर कमेटी को लेकर चल रहे हैं, उनका आप लोगों को नाम बताना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सब तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। जो खासकर जो जानते हैं इसके बारे में वो उसका फायदा उठा रहे हैं। बाकी अभी भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट है एससी और एसटी के अंदर, ये मान रहता है कि खाली पड़ी रहती है, फुलफिल नहीं हो पाती है, तो रिजर्वेशन अप टू द मार्क नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके चलते भी कई बार क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए जो भी है, सोसाइटी के अंदर यहाँ पर अगर सेंसस कराया जाता है, जनगणना कराई जाती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, अगर कोई डिफरेंस पूछे तो सेंसस क्या होता है, एक तरीके से जनगणना होती है। इसमें ऐसा नहीं कि कास्ट के बेस पर चीजें देखी जाएंगी, जनता को काउंट किया जाता है, कौन क्या क्या काम कर रहा है, वो सब चीजें देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा घर कैसा है, पक्का है कि कौन कौन पढ़ रहा है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 1881 में पहली बार यहाँ पर ये जनगणना की गई थी, ठीक है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले इस टाइम पर हमारी कंट्री में, देखिए आप लोगों को पता है कि 1857 तक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। फिर 1881 में तो वॉइसराय आ गए। तो वॉइसराय कौन था यहाँ पर इस टाइम पर जब सेंसस था? तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सेंसस क्या रहता है यहाँ पर, एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी मेकिंग में, एकेडमिशियन के द्वारा स्टडी करने में, इंडियन पॉपुलेशन क्या क्या रिसोर्सेज रहते हैं उनके पास में, ठीक है, वो सारी चीजें डिलिमिटेशन करने में, इस एक्सरसाइज को यहाँ कहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट है या फिर जो पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पर इलेक्शन हो गया, फिर स्टेट के थ्रू किस तरीके से उसको डिवाइड करना है। तो डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किया गया ना अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी, आप लोगों ने देखा होगा, ताकि वहां पर प्रॉपर वे में इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके। तो ये सारा काम जो होता है यहाँ पर सेंसस के बेस पर किया जाता है। पर लेकिन जब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में, तो ये पहली बार 1931 में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या रहता है कि प्रॉपर रूरल और अर्बन एरिया में आप लोग पर्टिकुलर चीजों को समझें, ठीक है। यानी कि एक इकोनॉमिक स्टेटस के पॉइंट ऑफ से देखें, कास्ट के पॉइंट ऑफ से आप लोग देखें किस कास्ट का कौन सा सेक्शन कैसे कर रहा है, तो बेटर तरीका बनता है एक इनइक्वालिटी को अंडरस्टैंड करने का, ये बोला जाता है। यानी कि ये वाला सेंसस अगर कंडक्ट कराते हैं तो इससे अच्छे लेवल पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करा पाएंगे। तो अभी ये बोला जा रहा है कि एक तो 50% जो रिजर्वेशन था इंदिरा साहनी केस के बाद में जो आया था उसको आप लोग हटाइए। दूसरा बोला जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, बेसिकली इसमें भी कास्ट सेंसस को आगे लेकर आप लोग को आना है। तो कास्ट सेंसस बोला जा रहा है कि बैडली नीडेड है आज के डेट में, काफी जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन कास्ट सेंसस जो है विदाउट डेटा इंटीग्रिटी, पता चला आप लोगों ने डेटा को ढंग से इकट्ठा ही नहीं किया तो ये और ज्यादा वर्ष माहौल क्रिएट कर सकता है। तो डेटा भी आप लोगों को प्रॉपर इकट्ठा करना है अगर कास्ट सेंसस को आप लोगों को ढंग से इंप्लीमेंट करना है, तो ये भी बातें यहाँ पर बोली गई है। यानी कास्ट सेंसस एक प्रॉपर डेटा के साथ में सामने निकल कर आना चाहिए, तभी कास्ट सेंसस जो है वो ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा, वरना बहुत पीछे रह जाएगा, कास्ट सेंसस का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एसोसिएटेड कंसर्न जो है यहाँ पर कास्ट सेंसस के साथ में वो क्या है, देखिए आज के में रिलीजन के नाम पे जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है ना। अभी हम लोग इतने ज्यादा डिवाइडेड है सोसाइटी में, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, बोली के नाम पर, रीजन के नाम पर लेकिन आगे चलकर अगर ढंग से और हम लोग कास्ट सेंसस को डिफाइन कर देंगे तो सोसाइटी में और डिवीजन देखने को मिलेगा और सॉलिड हो जाएगी कास्ट। नॉर्मली अभी
बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे कास्ट का जो एक तरीके से नहीं, कास्ट का जो एक पहनावा है कास्ट का जो एक जामा है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है कि हाँ चलो कास्ट से ऊपर उठकर लोग शादी कर रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर है यहाँ पर, वो एक कास्ट का है, एक आईएएस ऑफिसर वो दूसरी कास्ट के है, तो दोनों ने शादी कर ली, ठीक है, तो उनकी कास्ट हो गई आईएएस, ठीक है, तो ये एक नई कास्ट बन गई, यानी कि पढ़े लिखे लोग जो है कास्ट से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। पर लेकिन अगर कास्ट को इस तरीके से आप लोग प्रॉपर डिफाइन कर दोगे तो फिर थोड़ी सी और दिक्कतें यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी। रिलीजन वर्सेज कास्ट आप लोग देख लीजिए, रिलीजन कितना ज्यादा डिवाइडेड है, इंटर कास्ट फिर भी मैरिज हो जाती है, इंटर रिलीजन तो बिल्कुल वो नहीं कहते बाप रे बाप त्राही माम हो जाता है, ठीक है, कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, वो नहीं कहते, वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने, मुझसे शादी करोगी, किसको लगी किसको बड़ी, अरे कर्नल साहब को बड़ी, किसने मारी, समीर ने मारी, तो वो वाली कंडीशन हो जाती है, पूरे माहौल पूरे मोहल्ले में शोर हो जाएगा क्या 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 चल रहा है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आज की डेट में मैरिज के बारे में जैसे मैंने बताया, अभी जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, अगर कोई दलित मैन है आज की डेट में भी अगर उसको शादी करनी है तो अपर फैमिली की जो वुमेन है वो यहाँ पर बेसिकली उसके लिए अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरकास्ट के बारे में भी अभी काफी सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, तो जरूरी है यहाँ पर इस माहौल को भी हम लोग अंडरस्टैंड करें, तो इसके बारे में ये बातें की जा रही है, ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, इसके चलते आप लोग आइडिया रखिएगा, बेसिकली इसको आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं यहाँ पर, ये आज का आर्टिकल नंबर 4 आप लोगों के सामने, इसमें बात की जा रही है किसके बारे में, देखिए हमारे देश में कोविड-19 के चलते जो माहौल रहा, खासकर अप्रैल 2020 जब से लॉकडाउन लगा, अप्रैल 2020 से लेकर जून 2021 तक का अगर डेटा आप लोगों के सामने कोई निकाल कर रखा जाए तो कितने सारे लोगों की जान गई, ये जो डेटा है कहीं पर भी आप लोगों को ढंग से देखने को नहीं मिलेगा। जो डेटा सजेस्ट करता है, बोलता है कि 3.5 मिलियन से 3.7 मिलियन के करीब एक्सिस डेथ देखने को मिली आप लोगों को, यानी कि जितनी डेथ यहाँ पर हुई है, कोई बता रहा है 3 लाख हुई है, कोई बता रहा है 4 लाख हुई है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा डेथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, दुनिया भर के लोग यहाँ पर उनकी डेथ हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि 3 मिलियन अगर बोलते तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 30 लाख से लेके यहाँ पर लगभग 40 लाख तक लोगों की जान गई है, क्योंकि हर एक एरिया में काफी कम लोगों को दिखाया गया कि इनकी जान गई है ताकि दिक्कत न देखने को मिल जाए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डेटा छुपाया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेटा छुपाया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेटा छुपाया गया, तहसील लेवल पर डेटा छुपाया गया, तो आगे डेटा निकल कर ही नहीं आया ताकि सिचुएशन को वो उसी तरीके से मेंटेन रख सके जिस तरीके से वो चाहते हैं, तो ये माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा, मैंने आप लोगों को ये आर्टिकल बताया भी था, उसी से रिलेटेड कुछ डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्च यहाँ पर 2020 में लॉकडाउन लगा तो 40 के करीब मिलियन के लोग जो माइग्रेंट वर्कर थे उनकी जॉब चली गई, तो यहाँ पर काफी सारा डेटा जो है देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को छिपाया गया, ये बताया नहीं गया कितने सारे लोगों की जॉब गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमारे पास में कोई डेटा ही नहीं है, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कभी डेटा ही नहीं रखा, ना तो मरने वालों का डेटा रखा, ना जॉब जाने वालों का डेटा रखा, ना एक तरीके से क्या क्या इंपैक्ट कितना पड़ा है सोसाइटी के ऊपर उसका डेटा रखा, क्योंकि डेटा रहेगा तो जनता सवाल पूछेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे, तो अगर डेटा ही नहीं देंगे तो कौन पूछ लेगा सवाल, तो ये वाली चीजें हैं। सितंबर 2020 में यहाँ पर जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनकी जान गई दुनिया भर के वर्कर की, तो उनके बारे में डेटा पूछा गया पेंडेमिक के चलते, तो हेल्थ मिनिस्टर ने बोल दिया हमारे पास में डेटा ही नहीं है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि माइग्रेंट वर्कर कितने सारे इधर से उधर गए, कितने सारे लोग जो है उनकी सड़कों पर कट गए, जान चली गई, कितने सारे लोग जो है वो घर से बेघर इधर उधर घूमते रहे, उनको अलाउ भी नहीं किया गया, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में बाउंड्री पर उनके रोक लग गई, तो ऐसी कंडीशन दुनिया भर की आप लोगों को देखने को मिल गई। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अगर बात करें, एक तरीके से पार्लियामेंट को बोला गया मॉनसून सेशन के अंदर भी कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में पूछा गया कि गटर के अंदर कोई जाकर अगर काम करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर पूछा है कितने लोगों की जान जाती है, तो अभी ये बोला गया था किसी की जान नहीं गई, जबकि यहाँ पर अलग अलग स्टडी निकल के आई तो दुनिया भर के लोगों की जान गई है इसके अंदर भी। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से किसकी जान गई है, कहां पर रही, तो उसके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। फार्मर के इशू पर कितनी जान चली गई किसानों की, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इकोनॉमिक इंटरनेट स्लो डाउन रहा, शट डाउन रहा, उससे कितने लोगों की जॉब चली गई। जम्मू एंड कश्मीर में आईटी सेक्टर जो है बिल्कुल खत्म हो गया जब यहाँ पर कोविड-19 के चलते चीजें शट डाउन रही, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पूछा गया वैक्सीन के बारे में, तो बोला सब जगह वैक्सीन पूरी अवेलेबल है, जबकि कई सारे सेंटर जो है कई हफ्तों तक बंद रहे वैक्सीन न होने की वजह से। तो डेटा छुपाना ही सॉल्यूशन है कि आप लोग इस तरीके से डेटा छुपाते हो, तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि देखिए आप लोग जनता से इंफॉर्मेशन का हक छीन रहे हैं, ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है। अगर आप लोग जनता से इस तरीके से इंफॉर्मेशन का हक छीन रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, अगर उनके पास में इंफॉर्मेशन ही रहेगी तो कैसे वो सही डिसीजन अपना ले पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन तो एक तरीके से उनका हक है, उनका फंडामेंटल राइट है, तो इंफॉर्मेशन ही उनको मिल नहीं पा रही है, तो किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को समझना चाहिए। अगर बात की जाए, समझिएगा आप लोग, हमारी कंट्री में आरटीआई है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये क्वेश्चन भी पहले बन चुका है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इवन अलग अलग राज्य में स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हम लोगों ने ये एक्ट कब बनाया। इनेक्ट किया गया 15 जून 2005 में, ठीक है। मुझे याद है राजस्थान पीसीएस का जब प्रीलिम्स था उसमें भी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इसको असेंट मिला 22 जून 2015 में, ठीक है।
इसी के साथ में यहाँ पर जब इसको एक तरीके से पिक्चर में लाया गया, इंप्लीमेंट किया गया, तो 12 अक्टूबर यहाँ पर 2005 में। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारी कंट्री में जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ला दिया गया तो हम लोग को फ्रीडम है इन्फॉर्मेशन की। इसने किसको रिप्लेस किया? इससे पहले क्या कोई और एक्ट था, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट था 2002 का, उसको रिप्लेस करके राइट टू इन्फॉर्मेशन आया। नहीं, पहले आजादी थी पर लेकिन इसको राइट बना दिया गया। तो यानी कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट हो गया। तो अगर आप लोगों को फ्रीडम एक तरीके से एक्सप्रेशन की है और इस तरीके से, तो आर्टिकल 19 के तहत आप लोग बोल सकते हैं, और आर्टिकल 21 जो है यहाँ पर ये आप लोग को हक देता है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट बना दिया गया, पर फिर भी यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो ये गलत है। इस तरीके से पता चला लोग मर रहे हैं बहुत ज्यादा, आप लोग डेटा छुपा रहे हो, वो लापरवाह हो गए कि हाँ किसी की डेथ नहीं हो रही है और ज्यादा लोगों की डेथ होगी। तो कितने हद तक ये सही है? तो ये चीजें समझने वाली है कि नहीं है? तो पर लेकिन इनको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये इनके ऊपर भी हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि सिचुएशन को थोड़ा सा समझा जा सके, वरना कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं और ये चीजें स्टार्टिंग से ही ऐसे ही चलती रहती हैं। तो इनके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, इनके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए। पर लेकिन हम लोग ना काम करते हैं और ना ही बात करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है इस तरीके से। तो इन मुद्दों को हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तभी तो हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी तो हम लोग बातें बता पाएंगे। पर लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये गलत तरीका हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए बोला जाता है कि इन्फॉर्मेशन जनता तक रहेगी तो एक इन्फॉर्मेशन जनता तक रहेगी तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। पर लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे आप लोग बोल सकते हैं कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपना ले पाएंगे? तो ये काफी ज्यादा गलत है। तो यहाँ पर बोला जाए कि पावर जो है एक तरीके से, तो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को पावर की तरीके से देखा जा रहा है। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो लैक ऑफ पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा और काफी बड़ा गैप भी आ गया आज के डेट में। तो अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बेसिकली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सिटीजन के बीच में हर लेवल पर इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती है। तो इसके चलते बहुत सारी त्राहिमाम देखने को मिली, पर लेकिन उसका कोई डेटा सामने निकल कर नहीं आया। तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए लोगों के लिए, ये आर्टिकल था यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे बेसिक आर्टिकल जिसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना था, बेसिकली पता होना चाहिए था। अभी थोड़ा सा न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देख लेते हैं। सीबीआई के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक एसआईटी बनाई जा रही है ताकि यहाँ पर सीबीआई जो है वो ढंग से चेक कर सके वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के टाइम पर क्या क्या दंगे वगैरह वो सब चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, तो उसी के चलते यहाँ पर देखते हैं अभी कैसे आगे चीजें निकल कर आती हैं। अभी फिलहाल तो यही है कि हाँ एक तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा भी संज्ञान लिया गया था इस मुद्दे का कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो इसके चलते चीजों को भी देखा जाएगा आगे क्या क्या चीजें यहाँ पर निकल सकती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी यूएसए हमारे साथ में व्यापार नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से व्यापार करना चाह रहे थे, अभी यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जब यूएसए से बात करते हैं तो वो तैयार नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर साहब हैं पीयूष गोयल साहब, उनके द्वारा ये बातें बोली गई। तो यहाँ पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने बोला गया कि अभी यूएसए जो है हमारे साथ में पुराने मुद्दों पर ही एक तरीके से बात कर रहा है, अभी नया कोई व्यापार काम लेकर सामने नहीं आ रहा है। पहली बार यहाँ पर हमारी अगर बात करें दिल्ली के अंदर बेसिकली फर्स्ट टाइम स्मोक टावर लगाया जा रहा है। स्मोक टावर क्या करेगा? पोल्यूशन को कम करने का काम करेगा। तो शेड्यूल किया गया इसको यहाँ पर बेसिकली एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो यहाँ पर ये बोला गया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है गोपाल राय, उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बात की गई है चीफ मिनिस्टर के साथ में। तो वो सारी चीजें देखने को मिले। मैं यहाँ पर दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ। स्मोक टावर को आप लोग समझिए, यहाँ पर ये पोल्यूटेड एयर को अंदर खींचेगा, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, और फिर यहाँ पर फिल्टर्ड एयर को बाहर निकालेगा। तो ये काम करेगा स्मोक टावर। 24 मीटर हाई स्टील जो सीमेंटेड आप लोग ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसमें लगभग 40 के करीब बिग फैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर पोल्यूटेड एयर को एक फिल्टर्ड एयर ये यहाँ पर आप लोगों को बनाता हुआ नजर आएगा। टावर की जो कॉस्ट आने वाली है लगभग 20 करोड़ के करीब देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर सेकंड यहाँ पर ये प्यूरिफाई कर ये लोगों को प्रोवाइड करा पाएगा। जो टावर है इंस्टॉल किया रहा है पायलट स्टडी प्रोजेक्ट पर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी दिया गया था कि क्या क्या स्टेप आप लोग उठा रहे हो भाई साहब इसको कम करने के लिए। तो स्मोक टावर के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सेंसस के बारे में बात की जा रही है। तो बात की जा रही है कि कास्ट का सेंसस भी होना चाहिए। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब जो है जो चाह रहे हैं मिलना यहाँ पर, तो इलेक्शन के मुद्दे को भी ध्यान में रखते हुए 50% कैप की बात की जा रही है। बेसिकली आप लोगों ने देखा ओबीसी कोटे के ऊपर कई सारे मुद्दे ऐसे चल रहे हैं कास्ट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिलेंगे और वहां पर बात करेंगे कि किस तरीके चीजों को लेकर चलना है। खासकर अगर बात करें तो वही रहेगा कि यहाँ पर एक तो 50% की जो कैप है उसको हटाने की बात कर रहे हैं ताकि रिजर्वेशन और ज्यादा लोगों को दिया जा सके और ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ाया जा सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यही है कि एक तरीके कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो क्या होना है मुद्दा वो समझेंगे आगे। अभी बात की जा रही है हमारी कंट्री में, आप लोगों को पता है कई सारे राज्य के द्वारा रिलीजन को लेकर अभी लॉ बनाए गए थे। जैसे रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया गुजरात के द्वारा 2021 में। अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज करता है तो उनको काफी ज्यादा खतरा हो जाता है। क्या रिलीजन के नाम पर मैरिज की गई है, चेंज कर रिलीजन को, या फिर किसी और पर्पज से। तो उसी के चलते यहाँ पर बोला गया हाईकोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट करना है इंटरफेथ कपल को, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो उसी के बारे में मुद्दा किया जा रहा है।
चलिए जो भी है, लोन स्कीम टू बी नोटिफाइड सून, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। आप लोगों ने देखा कोविड-19 के चलते काफी सारे लोगों की जान चली गई, लोन देने की बात की गई, पैकेज देने की बात की, पर अब तक चीजें नोटिफाई नहीं की गई हैं, तो जल्दी उसको नोटिफाई किया जाएगा। देखते हैं कितनी जल्दी लोगों को रियायत मिलती है। अफगानिस्तान के अंदर काफी एक बोल सकते हैं कि एक ताकत का काम है कि यहाँ पर तालिबान के खिलाफ आकर आवाज उठाना। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में ये बातें अभी देखने को मिली, जो कई सारी वुमेन भी यहाँ पर सामने निकल कर आई, फ्लैग को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो अफगानिस्तान के द्वारा नया फ्लैग अभी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया तालिबान के द्वारा, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो काफी बड़ी बात है, इसके ऊपर कई सारे मुद्दे चल रहे हैं। तालिबान सीरिया लॉ के हिसाब से बेसिकली चलाना चाह रहा है चीजों को। अभी देखने वाला मुद्दा यह कि किस तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइज होती है। देखिए कंट्रोवर्सी के जो इशू रहते हैं ना, लगातार इतने ज्यादा न्यूज में रहते हैं, ठीक है, उनको आप लोग एक तरीके से बैठकर, जब ये इशू कंप्लीट हो जाए तो बैठकर एक बार नोट्स बना लो। डे बाय डे यहाँ पर बोल बच्चन गिरी जो चल रही है वो आप लोग को अपडेट रहना जरूरी है कि अच्छा अफगानिस्तान में तो फ्लैग चेंज हो गया, अच्छा अफगानिस्तान में तो ये हो गया। एक बार बैठकर पूरा आर्टिकल तैयार कर लेना पहले, उन्हें अभी धुआं, अभी हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, धूल शांत हो जाएगी तो एक बार देख लेना क्या क्या चीजें चेंज हुई है। तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ से पढ़ाई करो। अगर आप लोगों को एक तरीके से रिपोर्टर बनना है तो एक अलग बात है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे लोगों की जान भी गई, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, क्या हफरा तफरी यहाँ पर मची। तो अब देखते हैं क्या नॉर्मल कंडीशन बनती है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, ये बेसिकली डेनाली जो यहाँ पर ये एक हाईएस्ट पीक है इसके बारे में, तो कहाँ देखने को मिलेगा, तो बी है इसका आंसर, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूएसए के अंदर, ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो छोटा छोटा सा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी और भी मैंने कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से पूछा था डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी डेवलप, डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है। तो उसका जो याद रखिएगा 2014 से उसको स्टार्ट किया गया था और 2024 तक ये चलने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसको बेसिकली डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल की बात की जाती है, ठीक है। ओसामा बिन लादेन को जो यहां पर मारा गया था, ठीक है, तो ऑपरेशन, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो कई सारे बच्चों के द्वारा गलत भी आंसर दिया गया। इसका नाम जो है बेसिकली, इसका नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, ठीक है। तो ये इसका ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन था। आप लोगों को याद इसलिए भी रखना है क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो चीज चल रही है वहीं से चीजें स्टार्ट हुई थी। रसिया जो है वो 1997 में G7 कंट्री में जुड़ा, तो ये G8 हो गया था, पर लेकिन फिर 2014 में इसको लात मारकर बाहर फेंका, फिर से G7 हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है यहाँ पर इसकी थीम 2021, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन मैंने पूछे थे, ठीक है। अच्छे आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए और फीडबैक जरूर दिया कीजिए। वीडियो को डिसलाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रहा है तो, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। ये फीडबैक देने में आप लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कोर दे सकते हैं। 10 में से क्या स्कोर देंगे लेक्चर को? जो पहली बार लेक्चर देखता है वो प्लीज जो न्यू मेंबर लिख दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चलता रहे कितने नए मेंबर जुड़ रहे हैं। इसी के साथ में पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और ये भी ऑप्शन है जहां पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय।